बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आतिल रियाज और इस उम्मीद के साथ कि आप सब दोस्त बिल्ला के फजल से खैरियत से हैं। आज की मौजूद की तरफ चलते हैं। आज हम क्रिमिनल लॉ में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की बात करेंगे। ऑन वन बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फेयर ट्रायल इज इन क्रिमिनल केस is to give precise information to accused about accusation against him. Reason is that such information is considered important for accused for preparation of his defense against accusation. Such information is given in form of charge. एक्सप्लेनेशन की बात करें कि सबसे पहले रेलिवेंट लॉ जो कि चार्ज डिस्कस किया गया है उसकी चार्ज की बाबत सेक्शन 4C ऑफ CRPC एंड सेक्शन 221 टू 239 ऑफ CRPC। ये रेलिवेंट लॉ है जिसमें चार्ज फर्द जुर्म के आयद किए जाने की बाबत तमाम इंफॉर्मेशन हमें ज़ाब्ता फ़ौजदारी में फ़राहम की जाती है। इसके बाद वो तमाम इंग्रेडिएंट्स एसेंशियल्स ऑफ चार्ज की बात कर लेते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो एक फ़र्द जुर्म में शामिल किया जाना ज़रूरी है। सबसे पहले वो ऑफेंस जो कमिट होना पाया गया उस मुकदमा में उसका उस ऑफेंस का लिखा जाना फ़र्द जुर्म में ज़रूरी है। उसके बाद अगर उस ऑफेंस को कोई नाम दिया गया है कानून में तो वो ऑफेंस का नाम भी लिखा जाना ज़रूरी है। उसके बाद अगर कोई लॉ एंड सेक्शन ऑफ लॉ ऑफ अगेंस्ट विच ऑफेंस इज़ कमिटेड शुड बी मेंशन इन द चार्ज। उसके बाद किस फॉर्म में होना चाहिए चार्ज रिटन फॉर्म में होना चाहिए, आइदर इन इंग्लिश और इन लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। और इसके बाद अगर जो एक्यूज पर्सन है अगर वो प्रीवियसली कॉन्विक्ट है किसी अदर केस में तो इन दैट केस फैक्ट डेट एंड प्लेस ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन शुड बी स्टेटेड इन द चार्ज। इसके बाद पर्टिकुलर्स अबाउट टाइम एंड प्लेस ऑफ ऑफेंस कि जुर्म का जो वक्त है और जगह है उसका भी लिखा होना चार्ज में ज़रूरी है। वो फ़र्द या वो चीज़ जिसके मुतल्लिक ऑफेंस कमिट हुआ है इन दोनों चीज़ों का चार्ज में लिखा पाया जाना ज़रूरी है। उसके बाद अगर बात करें सेकंड एक्सप्लेनेशन फर्दर चार्ज में क्या क्या ज़रूरी है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी का अगर चार्ज जो है वो आयद होना है फ्रेम होना है तो व्हेन अक्यूज इज चार्ज विद क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी it is not only sufficient to specify that gross sum in respect of which offense is committed, but it is also sufficient to specify those dates between which offense is committed. However, time between first and last date should not exceed 1 year. ठीक हो गया जी। इसके बाद रेलिवेंट सेक्शन की बात करें कि सेक्शन 221 टू 222 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड व्हेन पर्टिकुलर्स विच हैव बीन मेंशन्ड in above said sections criminal procedure code are insufficient to notify accused with that matter with which he is charged should also contain particulars of that manner in which offense is committed. इसके बाद कोर्ट की पावर्स की बात करें कि कोर्ट जो है पूरा इख्तियार रखती है कि किसी चार्ज को किसी भी वक्त बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट उसको अल्टर कर सकती है, उसको एडिशन कर सकती है, उसको तब्दील भी कर सकती है और उसको उस चार्ज में इजाफा भी कर सकती है। और ये कब तक कर सकती है? जब तक कि कोर्ट फाइनल जजमेंट अनाउंस नहीं कर चुकी होती, यानी कि ट्रायल ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ ट्रायल किसी भी टाइम अगर कोर्ट समझती है कि ये चार्ज दुरुस्त नहीं है, इसको अल्टर करना या एडिशन करना ज़रूरी है, तो कोर्ट के पास पावर है कि वो फ़र्द जुर्म को जो है वो उसको अल्टर भी कर सकती है और उसमें एडिशन भी कर सकती है। अल्ट्रेशन और एडिशन के बाद इफ़ कोर्ट thinks that alteration or addition of charge is not likely to prejudice accused in his defense or such alteration or addition is not likely to prejudice prosecution,
In conduct of that case, court should proceed with trial and court should treat new or altered charge as original charge. और इसके अलावा अगर फिर कोर्ट्स ये भी अगर तसव्वुर कर लेती है कि न्यू ट्रायल और सस्पेंशन ऑफ ट्रायल की ज़रूरत है, तो इफ़ कोर्ट थिंक्स दैट अल्ट्रेशन और addition of charge is likely to prejudice accused or prosecution, court can direct a new trial or adjourn trial for that period which is necessary. उसके बाद कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो प्रोसीडिंग्स को स्टे भी कर सकती है until sanction is not obtained. अगर कोर्ट जो है वो किसी चार्ज को अल्टर या ऐड करती है, तो उसके बाद आफ्टर commencement of the trial, prosecution and accused should be allowed to recall or re-examine witnesses with reference to such alteration or addition. Even they can call any further material witness with reference to such alteration or addition. तो ये थी दोस्तों आज की हमारी नशिस्त। आज हमने बात की फ़र्ज जुर्म की बाबत, और फ़र्ज जुर्म में हमने उसके इंग्रेडिएंट्स की बात की, और इंग्रेडिएंट्स के बाद हमने फ़र्ज जुर्म के असरात की बात की, और कोर्ट की पावर्स की बात की कि कोर्ट जो है किसी फ़र्ज जुर्म को अल्टर कर सकती है, उसमें एडिशन कर सकती है, उसके बाद प्रोसीडिंग्स स्टे हो सकती हैं, ट्रायल की सस्पेंशन हो सकती है, और उसके बाद जो है वो रिकॉर्ड किए गए जो गवाहान हैं उनको दोबारा तलब किया जा सकता है, और उस मटेरियल एडिशन और अल्ट्रेशन के बाद अगर किसी गवाह को, किसी फ्रेश गवाह को समझती है कि इसका आना ज़रूरी है, और उसको तलब कर सकती है, और इसके बाद जो कन्विक्शन है, अगर कोर्ट समझती है कि चार्ज जो कि आयद किया गया है वो उसके बाद उसमें कन्विक्शन होना मुमकिन नहीं है, तो कोर्ट जो है वो क्वैशमेंट ऑफ कन्विक्शन भी कर सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अल्लाह पाक आपका और मेरा हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।